साथ ही जाना है। नूर उसे बड़े गुस्से से देख रही थी। हम दोनों ही बाहर आए तो कहने लगी, ये तुम पे इतनी इनायतें क्यों कर रहा है? क्या बात है हया? मैंने कहा मुझे क्या पता, होगा उसका कोई मकसद, कोई काम करवाना होगा। कहने लगी, काम करवाने के लिए मेहरबानी तो उसने आज तक कभी किसी से भी नहीं की, डंके की चोट पे करवाता है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। चलो नूर, टेस्ट कैसा याद हुआ, तैयारी कैसी हुई तुम्हारी? मैंने बात को बदल दिया। कहने लगी बस ऐसी ही है। हम लोग बस स्टॉप तक पहुंच गए। टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन मेरे साथ मसला ये था कि किताब में लिखा सब याद रहा, लेकिन जहाँ दिमाग को थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ता वहाँ मैं उलझ जाती थी। मतलब एक ही सवाल को अगर घुमा फिरा के किया जाता तो मुझे समझ में नहीं आता था। अलबत्ता इस मामले में नूर खुशकिस्मत थी, उसका बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने की देर थी, वो घूमे हुए सवालों का भी ठीक से जवाब दे देती थी। उसका टेस्ट मुझसे अच्छा हुआ था, हालांकि मेरी तैयारी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन बात वही है ना कि सवालों को घुमा फिरा के पूछा गया था। मेरे नंबर नूर से कम आया था और मुझे इसी बात का दुख सताया जा रहा था। हालांकि ना तो मुझे नूर से जेलसी थी और ना उसे मुझसे। हम दोनों ही एक दूसरे का बहुत साथ देती थी, हमारे बीच में दोस्ती भी बहुत थी। जब हम घर पहुंचे तो जी चाहा कि लंबी तान के सो जाएं, लेकिन चाची ने बताया कि तहमीना को देखने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं, मतलब कि हमें भी किचन में शाम की चाय की तैयारी करवानी थी। नूर कहने लगी, यार क्या मुसीबत है, मैं तो सोच रही थी लंबी तान के सो जाएंगे। मैंने कहा तो तुम सो जाओ, मैं किचन में लग जाऊंगी। कहने लगी, नहीं, तुमने भी तो मेरे साथ तैयारी की है, बल्कि उस कमीने का असाइनमेंट भी तुमने कंप्लीट किया है। तुम रात को देर तक जागती रही हो। कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं 2-2 घंटे सो जाते हैं, उठ के तैयारी करवा लेंगे। वैसे भी मेरे ख्याल से ज़्यादा चीज़ें तो तहमीना आप ही को ही बनानी चाहिए, फर्स्ट टाइम ज़रा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आंख दबाते हुए उसने कहा। हम दोनों ही सो चुके थे। 2 घंटे के बाद अम्मी ने उठा दिया। तहमीना बाजी बड़ी कंफ्यूज लग रही थी, ऊपर से हादी उनकी जान खा रहा था। ओहो, तो लोगों को कुछ लोग देखने आ रहे हैं। वाह भाई, यानी कि तुम्हारा पत्ता भी बहुत जल्द साफ होने वाला है तहमीना। उसने तहमीना के सर पे चपत लगाते हुए कहा। तहमीना अपनी उस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपना सरापा देख रही थी। कई बार मुझसे और नूर से पूछ चुकी थी कि मैं ठीक तो लग रही हूं ना, कोई कमी तो नहीं है, और हम तसल्लियां दे दे के थक गए थे कि हाँ बिल्कुल ठीक लग रही हो। तभी हादी कमरे में आया, तहमीना को सर पे टहोका देके बेड पे बिल्कुल मेरे बराबर में बैठ गया। पता नहीं क्यों मैं खिसक के पीछे हटी। तमीना कहने लगी, हाँ तुम तो शुक्र करोगे, नूर का तो वैसे भी मेरे मामू के घर पे रिश्ता ही समझो, बस बाकी एक हया रह जाती है। हादी कहने लगा, उसकी फिक्र ना करो, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने बरजस्ता उसकी तरफ देखा। नूर और तहमीना भी देखने लगी। क्या मतलब? मैंने कहा ऐसे ही इसे फजूल बोलने की आदत है। ये कह के मैं कमरे से बाहर आ गई। पता नहीं क्यों उसकी बातें मुझे परेशान करने लगी थी। तहमीना को जो लोग देखने आए थे उन्हें तहमीना पसंद आ गई थी। फिर तो आनन फानन जैसे रिश्ता तय हुआ और 1 महीने के बाद ही शादी की तारीख भी रख दी गई, और इस खबर ने जैसे हम सबको बौखला के रख दिया। दादी अम्मा कहने लगी कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, लोग अच्छे खाते पीते हैं, इसलिए लेने देने में कोई भी कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है। शायद दादी इसलिए कह रही थी कि वो दादी के ही दूर परे के रिश्तेदार थे। बहुत खुश थी। मसला मेरे और नूर के लिए हो गया था, क्योंकि 2 महीने बाद हमारे पेपर थे और शादी की जिम्मेदारियां भी हम पे थी। एक तो दादी अम्मा को कुछ भी पसंद नहीं आता था। जब भी हम शॉपिंग करके उनके सामने रखते तो कहती थी, लो इतने सस्ते जोड़े क्यों ले आए हो। अल्लाह अल्लाह करके सारी शॉपिंग पूरी हुई। अब बस घर वालों के कपड़े रह गए थे। ताया अब्बा ने यह जिम्मेदारी हादी पे लगा दी। मैं और नूर उसी के साथ अपने कपड़े खरीदने गए। कहने लगा, जल्दी जल्दी हाथ चलाना, 1 घंटे में जो शॉपिंग कर ली, वरना मैं तुम दोनों को यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। नूर कहने लगी, ऐसे करो तुम अभी चले जाओ, दिमाग मत खराब करो। नूर मुझे मेहंदी के लिए जोड़ी दिखाने लगी। कहने लगी, ऐसे करते हैं एक जैसा बनाते हैं, दोनों दोनों पहन लेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने कहा, हाँ ये भी ठीक है। हादी कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कॉपी कैट बनने की। हया के लिए कपड़े मैं पसंद करूंगा, तुम अपनी शॉपिंग करो। नूर कहने लगी, क्यों, हया के लिए तुम क्यों खरीदोगे कपड़े? इस बार नूर का लहजा काफ़ी मायनी खेज था। वो कहने लगा, तुम्हें क्या तकलीफ है? मैंने कहा, मैं तुम्हारी मर्जी से क्यों पहनने लगी, मुझे नहीं पहनना। नूर, ऐसे करो मेहंदी पे हम एक जैसे ही लहंगे ले लेंगे। नूर को मेहंदी रंग के शरारे पसंद आए, लेकिन जब खरीदने की बारी आई तो हादी ने अपनी ही मर्जी की। मेरे लिए उसने ऑफ वाइट कलर का शरारा खरीदा। कहने लगा, तुम पे ये बहुत सूट करेगा। नूर कहने लगी, क्यों, वो ये कलर क्यों पहने? फिर मुझे कान के करीब आके कहने लगी, ये तुम्हारी गंदुमी रंगत को चोट करने के लिए कह रहा है कि तुम हल्के रंग पहनो, मत लेना, इसकी बात मत मानना, बड़ा कमीना है ये। पहली बार मुझे लगा कि शायद वाकई मेरी रंगत इतनी ज़्यादा गंदुमी है कि मुझ पे हल्के रंग ही अच्छे लगेंगे। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल बुझ के रह गया था। नूर बारात के लिए मैरून कलर के जोड़े पसंद कर रही थी। तभी हादी मेरे बराबर में आके बैठ गया। मैंने भी ऑफ वाइट कलर का पहनना है मेहंदी पे, हम दोनों की ट्विनिंग हो जाएगी, उसने आंख दबाते हुए कहा। बाकी बारात और वलीमे के कपड़े तकरीबन मेरे और नूर के एक जैसे थे। घर में तैयारियां शुरू हो चुकी थीं
और तहमीना के ससुराल वालों के कपड़े चची ने मुझे दे दिए कि तुम इन्हें अच्छे से पैक कर दो। मैं अभी नहा के आई थी, मेरे बाल खुले हुए थे। मैं अपने कमरे की ज़मीन पे ही बैठ गई, कपड़ों को पैक करने लगी। दुपट्टा मैं उतार के बेड पे रख चुकी थी। साथ साथ मैं कपड़े पैक कर रही थी और साथ साथ गाना गुनगुना रही थी। मैं तेरे कल में हूँ, आज में हूँ, मैं तेरी सांसों के साज में हूँ। आंखें झुका के सुन ले मुझे तू, मैं तेरे दिल की आवाज़ में हूँ। तू हौसला है, तू है इरादा, आदि मैं तुझ में, मुझ में तू आदा। टूटू ना भी, टूटे ना तू भी, मैं तेरा सपना तू मेरा वादा। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। मैं गाना गाते हुए इन बोलों में खो सी गई थी जब मुझे अपने अकब से गाने के अगले बोल सुनाई दिए। होंठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा हाय, तुझी को गाऊं मैं, तुझी को पुकारूं। सैयां रे तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। मैंने फौरन से पलट के देखा तो वो मेरे कुछ पीछे ही बैठा हुआ था। उसे देख के मैं बुरी तरह से बौखला के रह गई। नजरों के तसादुम पे वो मुस्कुराने लगा। मैंने जल्दी से उठ के बेड पे से अपना दुपट्टा लेके अपने सर पे लेना चाहा, लेकिन पंखा बहुत तेज चल रहा था। वो भी उठ के खड़ा हो गया। आवाज़ बहुत अच्छी है तुम्हारी, दिल को छू जाने वाली। मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहने लगा देखने आया था तुम्हें। मैंने कहा जाओ यहाँ से। और तुम्हें किसी ने इतना नहीं समझाया कि दरवाजे पे दस्तक दे के अंदर आता है? मैं बार बार दुपट्टा सर पे ले रही थी, लेकिन रेशमी दुपट्टा मेरे सर पे टिक ही नहीं रहा था, बार बार उतर रहा था। कहने लगा मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे बाल इतने लंबे और खूबसूरत हैं। उसकी नज़रें अब मेरे बालों पे थीं या मेरे चेहरे पे। हादी जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। कहने लगा इधर आओ, मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ। मेरा हाथ पकड़ के उसने मुझे ज़मीन पे बिठा दिया। मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी, तुम जाओ यहाँ से। अभी भी मेरा हाथ उसके हाथ में था। मैंने कहा हादी मेरा हाथ छोड़ो, उठ जाओ यहाँ से। कहने लगा हया, तुम मोहब्बत करती हो ना मुझसे? उसके इस सवाल पे मैं बुरी तरह से सटपटाई। नहीं नहीं, मैंने इनकार किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रही थी। उसने साइड पे रखा एक रजिस्टर मेरे सामने रखा, जो कि मेरा था, जिसमें मैं अपना याद करके लिखती थी। उसने उस रजिस्टर का आखिरी सफ़ा खोला, जहाँ बेध्यानी में मैंने पता नहीं कितनी बार उसका नाम लिखा हुआ था, अपने नाम के साथ, और मुझे एहसास तक नहीं था। कहने लगा ये क्या है? मैं तो बुरी तरह से घबरा गई। पता नहीं बेध्यानी में कब अपने नाम के साथ मैं उसका नाम लिख चुकी थी, और कई बार लिख चुकी थी। शायद उसी के बारे में सोच रही थी उस वक्त, लेकिन मुझे याद ही नहीं था। मैंने जल्दी से रजिस्टर उसके हाथ से पकड़ा और वो सफ़ा फाड़ दिया। कहने लगा सफ़ा फाड़ने से क्या होगा, तुम्हारी मोहब्बत तो मेरे सामने वैसे भी अयां हो चुकी है। उसने रजिस्टर मेरे हाथ से पकड़ लिया, फिर मुझे कई ऐसे सफ़े दिखाए जिसमें बेध्यानी में मैंने अपने नाम के साथ उसका नाम लिखा था। कहने लगा बाहर जाके दिखाऊं सबको ये सुन के मेरी जान निकली थी। नहीं हादी प्लीज़ मेरा रजिस्टर वापस करो। इससे पहले कि मैं उससे अपना रजिस्टर पकड़ती, उसने अपना वो हाथ पीछे कर लिया। तो फिर सच बताओ मुझे, मोहब्बत करती हो मुझसे? और ये गाना मेरे ही तसव्वुर में गा रही थी ना? मैंने कहा नहीं, इधर दो मुझे। लेकिन वो खड़ा हो गया। कहने लगा अभी जाके सबको बताता हूँ, और ख़ास तौर पे तुम्हारा ये रजिस्टर दादी और चचा के सामने रखूंगा, और कहूँगा कि इससे पूछें अपने नाम के साथ इसने मेरा नाम क्यों लिखा है। अभी तो सिर्फ तुम्हें मुझे जवाब देना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने ये रजिस्टर दादी और चचा के सामने रखा तो तुम्हें जवाब पूरे घर को देना पड़ेगा। क्या जवाब दोगी, बताओ मुझे। उसकी बात सुन के मेरी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। हादी प्लीज़ प्लीज़ मेरा रजिस्टर वापस कर दो। कहने लगा वापस कर भी दूं तो तुम्हारी मेडिकल की कई किताबों में तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम लिखा है। कहाँ कहाँ से मिटाओगी मेरा नाम? ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना हया, इनमें भी मेरा नाम लिखा है। उसने अपना हाथ मेरी आंखों पे फेरा। मैं घबरा के पीछे हटी। फिर एक कदम आगे बढ़ के उसने अपनी शहादत की उंगली मेरे दिल के मकाम पे रखी। यहाँ भी मेरा नाम है। यहाँ से भी फाड़ के फेंक दोगी क्या? कहाँ कहाँ से फाड़ के फेंकोगी हया? तुम मोहब्बत करती हो तो कह दो ना कि मोहब्बत करती हो मुझसे। वैसे भी मुझ जैसे लड़के को कौन इनकार कर सकता है। मैंने कहा प्लीज़ मेरा रजिस्टर वापस करो, पहले मुझे सच बताओ। और तुम जानती हो ना मैं कितना ज़िद्दी हूँ, सच जाने बगैर मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ करती हूँ तुमसे मोहब्बत। सुन लिया? मैं बेबस हुई थी। दो मेरा रजिस्टर अब मुझे। यूं रोते हुए मुझे देख के उसने मेरा रजिस्टर वापस कर दिया। साथ ही कमरे के पास जाके दरवाज़ा बंद करके लॉक किया। मेरी जान निकली। हादी ये दरवाज़ा क्यों बंद किया है? वो मेरे करीब आया तो मैं 2 कदम पीछे हट गई। कहने लगा तुम्हारे दिल में अब मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। अब तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे लिए धड़कना चाहिए, समझी? और आंखों में सिर्फ मेरा चेहरा रहना चाहिए। समझ लो कि आज से तुम मेरी हो गई हया, सिर्फ हादी की है हया। ये कह के वो मेरे कमरे से बाहर जा चुका था और मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। मुझे तो लगा था कि वो मेरा मजाक उड़ाएगा, अगर उसे ये पता चल जाए कि मैं उसे चाहती हूँ तो।
पता नहीं मुझसे ये गलती कैसे हो गई कि मैंने उसका नाम बेदहानी में कई जगह पे अपने नाम के साथ लिख डाला। ये बात तो ऐसी थी कि मैंने कभी नूर को भी, किसी को भी शक नहीं होने दिया था। पता नहीं उसे कैसे पता चल गया। मैं बेबसी से अपने बेड पे बैठ के आंसू बहा रही थी, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया था। पता नहीं क्यों मैं फूट फूट के रोने लगी। हालांकि जो कुछ उसने मुझसे कहा था मैं ये सुनना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी डर लग रहा था कि कहीं वो मजाक तो नहीं कर रहा, कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ाया उसने, मेरी मोहब्बत को तमाशा तो नहीं बना देगा। कुछ देर के बाद नूर मेरे कमरे में आई। मुझे यूं आंसू साफ करते देख के कहने लगी, अरे हया, तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। फिर कपड़ों को देखने लगी, अरे ये अभी तक पैक नहीं हुए। मैंने कहा बस एक दो ही रह गए हैं। कहने लगी अच्छा वो मैं कर लेती हूँ। तुम बताओ रो क्यों रही हो? क्या टेस्ट अच्छा नहीं हुआ? मेरे भी आजकल टेस्ट अच्छे नहीं हो रहे, बस ये शादी की वजह से। बेफिक्र रहो, जैसे ही तहमीना आपी की शादी खत्म होगी हम लोग पढ़ाई पे पूरी तवज्जो देंगे। शायद उसके लिए सब कुछ उसकी पढ़ाई थी, उसका करियर था, और वो डॉक्टर बनना चाहती थी। मैंने कहा मुझे बस टेस्ट की ही फिक्र है। कहने लगी और तो कोई बात नहीं है। मैंने कहा नहीं और कोई बात नहीं है। समझ में नहीं आता था कि नूर को बताऊं या ना बताऊं। बहरहाल बाकी के कपड़े उसने पैक किए। अब मैं हादी से कतराने लगी थी, मगर वो मुझसे यूं काम कहता था जैसे मैं उसकी हो चुकी हूँ। हर काम के लिए मुझे आवाज़ देने लगा, और ये बात हर शख्स महसूस कर रहा था, वरना पहले वो मुझे और नूर को पुकारता था। आज हया की बारी है, कल नूर की बारी है, लेकिन अब सिर्फ हया मेरे कपड़े प्रेस कर दो, हया नाश्ता अभी क्यों नहीं बनाया, हया जल्दी आओ यार मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है। ये बात ताई अम्मा ने भी नोट की कि वो अब उनसे भी कोई काम नहीं कहता था। अभी भी वो मुझे ही पुकार रहा था कि आके बटन लगा दो, मेरा बटन टूट गया है। मैं सुई धागा पकड़ के जाने लगी तो ताई अम्मा कहने लगी तुम रहने दो, मैं लगा देती हूँ। और ये क्या हर काम के लिए तुम्हें बुलाता है? आज मेहंदी का फंक्शन था। नूर कहने लगी चलो आओ हम तैयार हो जाते हैं, सब तैयार हो जाएंगे और हम रह जाएंगे। इस लाड साहब के नखरे उठाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम उसके नखरे उठाती हो तभी तुम्हें पुकारता है। देख लो मैं नहीं करती ना उसके काम, तो मुझे नहीं बुलाता अब। तुम भी छोड़ दो उसके काम। दूसरों को नौकर समझता है, जहर लगता है या मुझे? नूर को पता नहीं क्यों वो इतना बुरा लगता था, और मुझे कभी नहीं लगा था। हम दोनों कमरे में चली गईं, तैयार हो रही थी जब हादी के चिल्लाने की आवाज़ आई। अम्मी मैंने हया को बुलाया था ना, उसे पता है मेरी कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। अब जाए यहाँ से और हया को भेजें। हादी तुम मुझे बता दो कि तुम्हारी चीज़ें कहाँ पड़ी हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उसे बुलाने की। क्यों ज़रूरत नहीं है? मेरा शुरू से हर काम वही करती आ रही है ना, अब आपको क्या मसला है? है मुझे मसला। आज के बाद तुम्हारे काम मैं किया करूँगी। अम्मी आप क्यों किया करेंगी? वो चिढ़ के बोला। बराबर वाला कमरा हमारा था, उसकी आवाज़ मेरे और नूर के कानों में भी पड़ रही थी, और ना जाने किस किस के कानों में पड़ रही थी, लेकिन उसे कब परवाह होती थी। मेरा दिल धक धक किए जा रहा था। नूर मेरी तरफ देखने लगी, मुझसे ठीक से कंगा भी नहीं हो रहा था। पहले तुम नूर को भी पुकारते थे, नूर से भी काम कहते थे, लेकिन मैं नोट कर रही हूँ हादी कि अब तुम सिर्फ हया को पुकारते हो। क्यों? सारे काम उसे कहते हो, बताओ मुझे क्यों? नूर को क्यों नहीं कहते? हादी कहने लगा इसलिए क्योंकि नूर को काम करने का तरीका सलीका है ही नहीं। ये सुन के नूर को बड़ा गुस्सा आया। कमीना, घटिया इंसान, आज के बाद ये कहे मुझे काम, इसका सर फाड़ के रख दूंगी। वो साथ साथ चेहरे पे फाउंडेशन लगा रही थी, साथ साथ हादी को बुरा भला कह रही थी। तो ठीक है ना, जब तुम नूर से काम नहीं कहोगे तो हया को भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अम्मी मेरा हर काम हया करेगी, और ये मैं आपको बहुत साफ सुथरे अल्फाज में कह रहा हूँ। आप जाएं यहाँ से, मैं आपसे बटन नहीं लगवाऊंगा। उसे भेजें कमरे में। उसे ज़रा भी ना लिहाज था ना शर्म। मुझे तो ये धड़का लग गया था कि कहीं जज्बात में आके ये ना कह दे कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। इतना डर मुझे किसी से नहीं लगता था जितना हादी से लगता था। नूर मेरी तरफ ही देख रही थी। एक बात तो बताओ हया, तुम्हें ये हादी के तेवर कुछ बदले बदले से नहीं लग रहा है? मैंने कहा क्या मतलब? मैं घबराई। ये बहुत ज़्यादा हया हया नहीं करने लग गया? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है ये तुम्हें किसी दूसरी नज़रों से देखता है, हालांकि पहले ऐसा नहीं था। मैंने कहा दूसरी नज़र से क्या मतलब? मैं हिचकिचाई। कहने लगी वही समझा करो, मतलब शराफत की नज़र से तुम्हें नहीं देखता, और ना ही बहन की नज़र से देखता है। वो जो दूसरी नज़रें होती हैं ना, समझ भी जाओ यार। मैंने कहा नहीं तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने लगी देख लेना ऐसे ही कुछ लग रहा है, वरना ताई अम्मा से इतनी बहस ना करता। अभी बात नूर के मुंह में ही थी कि दरवाज़ा खुला और बड़े गुस्से से हादी खड़ा हुआ था। हाथ में ऑफ वाइट कमीज पकड़ी हुई थी। मेरे पास आया। बहरी हो गई हो, अल्लाह मियाँ ने कान नहीं दिए तुम्हें? सीधा मेरे पास आया, नूर को बिल्कुल नज़रअंदाज कर गया। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगा पकड़ो ये कमीज। साथ में उसने मुझे सुई धागा पकड़ा और बटन भी मेरी हथेली पे रखा। कहने लगा इसे लगा के मेरे कमरे में देने आओ, समझी ना? ये कह के दरवाज़ा बंद करके चला गया।
नूर मुझे इशारे करने लगी। देख रही हो, ये तेवर इसके, तुम्हें प्रॉपर्टी समझता है अपनी, इसको ज़्यादा लिफ्ट ना कराना। मैंने कहा ठीक है। मैं बेड पे बैठ के बटन लगाने लगी। कहने लगी मुझे तो लगता है जानबूझ के तोड़ता है ये सारे बटन, अभी तो कमीज इसने पहनी भी नहीं और बटन भी टूट गया। लगता तो मुझे भी ऐसे ही था कि जैसे वो बटन खींच के तोड़ा गया है। भला नई कमीज का बटन खुद से कैसे टूट सकता है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो कहने लगी कि जल्दी से वापस आना, अभी हमें मेहंदी की प्लेटें भी सजानी है। वैसे भी मेहंदी घर के ही वसी और अरीज लॉन में थी, बाहर सारी सजावट हो चुकी थी, अब तो मेहमान भी आने वाले थे। मैंने जल्दी जल्दी से हादी के कमरे के दरवाजे पे दस्तक दी। कहने लगा आ जाओ अंदर, तुम्हें अंदर आने के लिए दस्तक देने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं कैसा इंसान था, लिहाज ही नहीं करता था, ऐसे बात करता था जैसे मैं उसकी बीवी बन चुकी हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला, कमीज़ उसके हाथ में पकड़ाई। जैसे ही मैं जाने लगी वो मेरा हाथ पकड़ चुका था। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम, हाथ छोड़ो मेरा। कहने लगा मैं सोच रहा हूँ तहमीना की शादी के बाद अम्मी से बात करूँ तुम्हारे रिश्ते के लिए। ये सुन के पता नहीं क्यों मैं घबरा गई, फिर मेरा हाथ छोड़ दिया। शादी के फंक्शन पे मैं उसकी नज़रों के हिसार में ही रही। मेहंदी का फंक्शन होने के बाद हम सभी तस्वीर खिंचवा रही थी। नूर मेरे बराबर में ही खड़ी थी। हम लोग मोबाइल पे अपनी सेल्फी ले रहे थे कि अचानक वो पीछे से आ गया। नूर के पीछे खड़ा होकर 2 उंगलियां उसके सर के पीछे रखी, जैसे लग रहा था कि सर पे सींग हो। हादी के बच्चे पीछे हट जाओ। नूर ने उसे गुस्से से देखा। तुम पीछे हटो यहाँ से। उसने एक ही पल में नूर को मुझसे पीछे हटाया और खुद मेरे बराबर में खड़ा हो गया। चलो भैया हम दोनों सेल्फी लेते हैं। मैं तो बुरी तरह से नर्वस होकर पीछे हटने लगी, लेकिन बड़े आराम से उसने अपना हाथ फैलाया और मेरे दूसरे बाजू को अपने हाथ से पकड़ के मुझे बिल्कुल अपने पहलू में लगा लिया। हादी क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। मैं पहले ही डरी हुई थी। नूर अब बड़ी मशकूक नज़रों से हम दोनों को देख रही थी। कहने लगा पहले मुस्कुराओ, सेल्फी अच्छी नहीं आएगी। मेरा रंग उड़ा हुआ था क्योंकि अभी भी कई मेहमान वहां मौजूद थे, यहाँ तक कि तहमीना के ससुराल वाले भी अभी नहीं गए थे। कहने लगा जल्दी मुस्कुराओ, जब तक मेरे साथ सेल्फी नहीं बनवाओगी मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बात उसने मेरे कान के करीब कही थी, जो शायद सिर्फ मैंने ही सुनी थी। मैं हल्का सा मुस्कुरा दी। उसका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब था। कहने लगा बहुत प्यारी लग रही हो या, मुझे रात को ना ठीक से नींद नहीं आती, मेरा मर्ज अब बढ़ने लगा है, तुम मुझे पागल करने लगी हो। ये कह के मुझसे पीछे हट गया। ताई अम्मा दूर खड़ी मुझे गुस्से से देख रही थी। वो जा चुका था। नूर मुझे शक भरी नजरों से देखे जा रही थी। कहने लगी इसकी जरूरत कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ने लगी, और तुम इसे रोक नहीं सकती थी। मैंने कहा मैंने रोका तो था, तुम्हारे सामने ही है, कितना ढीठ है ये। मेरी आवाज़ में दम नहीं था। मैं तो उसकी बात सुन के अपने धड़कते दिल को काबू में नहीं कर पा रही थी। तभी मैं अम्मी के पास जाके खड़ी हो गई। नूर भी मेरे बराबर में खड़ी थी। ताई अम्मा ने अपनी भतीजी का तारुफ करवाया मेरी वालिदा से। कहने लगी रुखसाना, ये मेरी भतीजी है, प्यारी है ना। मेरी वालिदा कहने लगी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। कहने लगी हाँ बस हादी की तालीम मुकम्मल हो जाए, फिर सोच रही हूँ फरवा को अपनी बहू बना के घर पे ले आऊँ। ये सुन के मेरी जान निकली। वो बात अम्मी से कर रही थी और देख मुझे रही थी। नूर कहने लगी हाँ हाँ ताई अम्मा माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, मैं तो कहती हूँ चट मंगनी और पट ब्याह कीजिएगा। वो कहने लगी हाँ हाँ क्यों नहीं। मुझे लगा जैसे छन से मेरे अंदर कुछ टूटा हो। मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ गया ठीक से, ना मैंने ठीक से खाना खाया, और मैं अपने कमरे में आ गई। दरवाज़ा बंद कर लिया क्योंकि ताई अम्मा की वो भतीजी बेहद खूबसूरत थी, गोरी चिट्टी, मेरे मुकाबिल तो 1000 दर्जे बेहतर थी। और हादी, वो तो उसे देख के ही उसका लट्टू हो जाएगा। और मैं कहाँ खड़ी हूँ, शायद कहीं भी नहीं। जितना मर्जी फाउंडेशन लगा लूँ लेकिन जो रंग है वही रहता है, इतना भी गोरा नहीं होता जितना फ़र्क है उसके रंग का। सारी की सारी खूबसूरत है। पता नहीं मेरी रंगत के बारे में अल्लाह मियाँ ने इतनी कंजूसी क्यों दिखाई। कुछ देर के बाद नूर कमरे में आई। मुझे यूँ आंसू बहाता देख के कहने लगी क्या हुआ तुम्हें। मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं, वो बाहर बारबेक्यू बन रहा था ना, आंखों में धुआं डल गया। कहने लगी तभी तुमने ठीक से खाना नहीं खाया। मैंने कहा हाँ बस भूख नहीं थी, शाम को चाय पी ली थी ना इसलिए। कहने लगी अच्छा ऐसे करो, जल्दी से कपड़े तब्दील करो, सबके मेहंदी लग गई है, बस एक तुम रह गई थी, तुम्हें मैं आज रात मेहंदी लगा देती हूँ। नूर को मेहंदी लगानी आती थी और सबके वो मेहंदी लगा लगा के थक चुकी थी, इसलिए मेहंदी वाले दिन मेरे हाथों पे मेहंदी नहीं लगी थी। मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। मैंने कपड़े तब्दील किए। नूर मेरे हाथों पे मेहंदी लगाने लगी। तभी मेरा हाथ देखने लगी। कहने लगी अरे तुम्हारे हाथों की लकीरों पे ई लिखा साफ नजर आ रहा है। मैंने कहा इससे क्या होता है। कहने लगी ऐसे ही, सुना है कि जो अल्फ़ाबेट लिखा होता है शौहर का नाम उसी से शुरू होता है। ये देखो मेरे भी एफ लिखा हुआ साफ नजर आता है, एफ मतलब फरहाद। उसने अपने मामूजाद कज़न का नाम लिया। कहने लगी तुम्हारी मेहंदी पे भी ए लिख दूं। मैंने कहा पागल तो नहीं हो गई हो, ये क्यों लिखोगी, अभी कहीं मेरा रिश्ता थोड़ी ना तय हुआ है।
सब पूछेंगे कि कौन है तो क्या जवाब दूंगी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला, जो पहले से ही आधा खुला हुआ था। मैं नहीं जानती थी कि हादी बाहर खड़ा देख रहा है। वो अंदर आके मेरे बराबर में बैठ गया। नूर से कहने लगा, इसके हाथ पे एच लिख दो। नूर कहने लगी, क्यों? कहने लगा, क्योंकि इसके नसीब में आने वाले शख्स का नाम एच से शुरू होता है। नूर ने माथे पे बल डाले। कहने लगी, लेकिन लकीरों में तो ए लिखा है। उसने नूर के हाथ से मेहंदी पकड़ी और जहां नूर को ए लिखा नजर आ रहा था उसने मेहंदी से एच लिख दिया। अब देखो, ये एच हो गया। कहने लगी, मेहंदी लगाने से किस्मत थोड़ी ना बदल जाएगी, मेहंदी का रंग तो वैसे भी चंद दिनों में छूट जाएगा। कहने लगा, मैं ये रंग छूटने नहीं दूंगा। हाथों की लकीरों से अव्वल तो कुछ होता नहीं है, और अगर इसके हाथों पे लकीरों में मेरे अलावा कोई और हुआ तो उसे हाथों की लकीरों से भी मिटा के रख दूंगा। ये कह के उसने मेरे हाथ पे बड़ा सा एच लिख दिया और कमरे से चला गया। नूर हक्का बक्का उसे जाता हुआ देख रही थी। रंग तो मेरा भी उड़ चुका था। कहने लगी, इसकी हिम्मत देख रही हो तुम? मुझे पहले ही शक हो रहा था कि ये खामखा तुम पे मेहरबानियां नहीं कर रहा। मैं तो कहती हूँ हया, सीधी जाओ और जाके ताया अब्बा को इसकी शिकायत लगा दो। 2 थप्पड़ पड़ेंगे ना, सारा इश्क इसका बाहर आ जाएगा। लेकिन मैं चुप बैठी रही। नूर मुझे चुप देख के हैरान हुई। हया, क्या तुम भी? मैंने इस बात में सर हिलाया। उसे शायद यकीन नहीं आ रहा था। कहने लगी, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? तुम उस हादी के बच्चे से शादी करोगी? तुम्हें पता है ना ये कैसा है? तुम्हें सांस भी अपनी मर्जी से नहीं लेने देगा। और अगर तुम्हें यह लग रहा है कि वो सचमुच तुमसे मोहब्बत करता है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसका फ़ोन देख चुकी हूँ मैं। पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड्स पाल रखी हैं उसने। और ताई अम्मा की बात नहीं सुनी तुमने? उन्होंने अपनी भतीजी को पसंद किया है। और तुम जानती हो ना, जैसे बेटा जिद्दी है, इससे बढ़ के इसकी माँ जिद्दी है। वो फरवा को ही अपनी बहू बनाएंगी। ये तुम्हारे साथ ड्रामेबाजी कर रहा है, तुम्हारे जज्बात से खेल रहा है। खुदा के लिए हया, इसके हाथों का खिलौना मत बन जाना। नूर मुझे समझा रही थी और मैं उसकी हर बात पे इत्तेफाक करती थी, लेकिन दिल का क्या करती। और उसकी ये बात भी सच थी कि ताई अम्मा ने अगर अपनी बहू के लिए फरवा को पसंद किया था तो 100% वो फरवा को हर सूरत हादी की दुल्हन बना के छोड़ती। आधी रात तक मैं नूर का लेक्चर सुनती रही, जो कि मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद था अगर मैं उस पर अमल करती तो। सुबह तक नूर की बातें सोच सोच कर मैं इस बात पे कायल हो गई थी कि मैं हादी से साफ कह दूंगी, साफ बात करूंगी कि तुम्हारी अम्मी मुझे पसंद नहीं करती हैं, वो फरवा को पसंद करती हैं, और वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत भी है। बेशक मैं अपनी मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुकी थी, लेकिन मेरी मोहब्बत मुझ तक थी। और मैं ये भी जानती थी कि मोहब्बतों को दिलों में दफन कैसे किया जाता है। मैं कर लेती, क्योंकि मैंने कभी भी ये नहीं चाहा था कि हादी मेरा हो जाए। बस मुझे वो अच्छा लगता था, मैं उससे मोहब्बत करती थी, मेरे लिए यही काफ़ी था। मुझे उसे हासिल करने की जुस्तजू नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो एक ऐसा चांद है जो मेरी दस्तरस में नहीं है। ये भी ठीक था कि वो लड़कियों से दोस्ती करता था, बल्कि मुझे भी दिखाता था कि ये देखो ये कैसी है, इससे दोस्ती करूं कि ना करूं। मुझसे मशवरे मांगता था। उसका माजी, उसका हाल, कुछ भी मुझसे छुपा हुआ नहीं था। वो वैसे ही था लड़का जैसे कि ज़्यादातर लड़के होते हैं। वो वही सब कुछ करता था जो कि लड़के करते हैं। फिर भी मुझे उससे मोहब्बत थी। क्यों थी मैं नहीं जानती, और ये भी ऐन मुमकिन था कि वो मुझसे फ्लर्ट कर रहा हो। मैं सब कुछ जानती थी और फिर भी मैं बेवकूफ़ बनना चाहती थी। अपने हाथ पे लिखा एच मैं अपने लबों से